हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। आपको इस चैनल पर हर प्रकार की वीडियो, हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हमें अंतर को देखना है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत क्रियाओं और विचारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें किसी बड़े भाग का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक राज्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक परिवार या एक राज्य के बारे में जाना जाता है, यानी व्यक्तिगत होता है वो जो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे व्यक्तिगत आय, ठीक है, एक व्यक्ति की हो गई। व्यक्तिगत उत्पादन, ठीक है, एक इकाई या एक परिवार या एक राज्य, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, तो इसमें पूरे देश के लिए या अंतर्राष्ट्रीय का अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात इसमें नहीं होती है, ना ही पूरे देश की बात होती है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत क्रियाओं और विचारों का अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में बात की जाती है। और समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या होता है, इसमें सामूहिक क्रियाओं और विचारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सामूहिक क्रियाओं का मतलब है कि पूरे विश्व की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक है, पूरे विश्व की या एक देश की या दो देश की, ठीक है, या तीन देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना या उनके विचारों पर बात करना या उनके बारे में कुछ जानना। ठीक है, वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे कुल राष्ट्रीय आय पूरे देश के लिए होगी। ठीक है, कुल रोजगार निकालेंगे तो पूरे देश का निकालना पड़ेगा, हमें पूरे देश का निकालेंगे। विश्व व्यापार कोई एक देश के बीच में या एक राज्य के बीच में तो नहीं होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े अध्ययन को हम रखते हैं, यानी सामूहिक क्रियाओं को और विचारों को रखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में दूसरा अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र बढ़ा नहीं सकते हम, बढ़ नहीं सकता। जैसे एक ज़िले का अध्ययन करना तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। एक राज्य का अध्ययन करना या एक राज्य के बारे में जानना, एक गांव के बारे में जानना, एक परिवार के बारे में जानना या पढ़ना कुछ भी, ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। यानी इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र असीमित होता है। इसका क्या अर्थ है कि ये पूरे देश के लिए, ठीक है, ये पूरे देश के लिए भी हो सकता है। ठीक है, या एक देश से दो देश के लिए हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, मतलब दो से अधिक देशों के लिए हो सकता है। ठीक है, मतलब सामूहिक क्रियाओं के लिए हो सकता है। तो इसका जो होता है क्षेत्र होता है वो असीमित होता है। ठीक है, मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एक देश के लिए होगा तो कम होगा, और एक से अधिक देशों के लिए होगा तो वो ज़्यादा होगा। पूरी पृथ्वी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम रखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। अगर हम इसके विकास के आधार पर इन दोनों में अंतर करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से पहले अस्तित्व में आया था। मतलब पहले किसका निर्माण हुआ था, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण यानी ये अस्तित्व में पहले आया था समष्टि अर्थशास्त्र के मुकाबले। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इसका आर्थिक क्रियाओं का और विचारों का अध्ययन अर्थशास्त्र के रूप में किया जाने लगा, तब उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास 1930 में किन्स की पुस्तक के बाद हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे ये नाम जो ये किसकी लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, किन्स होगा, किन्स इस तरह से। किन्स की पुस्तक के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ। किन्स की जो पुस्तक थी, किन्स जो थे एक अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पुस्तक के बाद किसका निर्माण हुआ, किसका विकास हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का। अगला अंतर हम देखते हैं। अगला अंतर इसमें क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग को पढ़ते हैं, उत्पादन को पढ़ते हैं। ठीक है, उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, लागत के बारे में पढ़ते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब विषय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, किस में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में
सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सामूहिक आर्थिक क्रिया हो गई, रोजगार या बेरोजगारी, ठीक है। व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या हैं? ये हमारे सामूहिक क्रिया हैं। इसलिए इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। आपको देखो एक बात बतानी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि छोटा अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश में मतलब होता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा अर्थशास्त्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले अंतर की अगर हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें मांग का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पूर्ति के सिद्धांत इत्यादि इन सभी का सिद्धांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र में कुल आय, ठीक है, जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी, जनसंख्या, रोजगार, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।